हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाचन ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि पाचन अंग कौन कौन से, हर पाचन अंग के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किए थे, पूरी बात किए थे। ठीक है, अब पाचन ग्रंथि के बारे में हम लोगों को बात करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य में पाचन के लिए जो है एक विशेष प्रकार का अंग तंत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया के लिए जो है एक विशेष प्रकार का अंग तंत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग पाचन तंत्र या आहार नाल कहे थे। अब इस आहार नाल या पाचन तंत्र के निर्माण के लिए जो है पाचन अंग एवं पाचन ग्रंथि भाग लेते हैं। तो हम लोग पाचन अंग के बारे में बात कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पाचन ग्रंथि क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाचन ग्रंथि से। तो हमारा पहला पाचन ग्रंथि जो है लार ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि है। तो यह एक प्रकार का पाचन ग्रंथि है जो मुख गुहा के समीप पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य में इसकी संख्या जो है 3 जोड़ी होती है। अब हमसे कोई पूछेगा कि पाचन ग्रंथि हम में कितनी है। पाचन ग्रंथि तो ऐसे हमारी 3 है। पाचन ग्रंथि कौन कौन सी है? तो पाचन ग्रंथि हमारी पहली जो है लार ग्रंथि है। कौन सा है? लार ग्रंथि है। उसके बाद यकृत है, अग्न्याशय है। लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय। अब उस लार ग्रंथि में जो है पूछा जाएगा कि लार ग्रंथि कितनी होती है। तो लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि की संख्या 6 होती है। कहने का मतलब हो गया कि यह 3 जोड़ी होती है। अब ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। लार ग्रंथि जो है 3 प्रकार के होता है। पैरोटिड लार ग्रंथि जो एक जोड़ा होता है। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि ये भी जो है एक जोड़ा होता है। सब लिंगुअल लार ग्रंथि ये भी एक जोड़ा होता है। अब देखिए, लार ग्रंथि कहता है कि लार ग्रंथि से क्या होगा? लार निकलेगा। अब इस लार में जो है टाइलिन या एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। आंशिक पाचन कहने का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा पाचन करेगा। कहने का मतलब हो गया जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के फलस्वरूप जो है जब मुख गुहा में हमारा भोजन जाता है तो वहीं से पाचन की क्रिया संपन्न होने लगती है, वहीं से पाचन की क्रिया जो है शुरू होने लगती है। ठीक है, या कहने का मतलब हो गया कि यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा बताया था। आज की वीडियो में हम लोग चार्ट के थ्रू भी समझ लेंगे। ठीक है, चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में क्या होगा? दांत होगा, जीभ होगा, लार ग्रंथि होगी। तो दांत जीभ जो है भोजन के जो है निगलने में, कतरने में, काटने में मदद करेगा। अब इसी मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाएगी। इस लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम निकलेगा। कहने का मतलब हो गया लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? टाइलिन, जो पाचन की क्रिया में सहायता करेगा। उसके बाद जो है भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आगे की तरफ बढ़ेगा तो भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। तो ग्रास नली में जो है पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह भोजन को रास्ता प्रदान करता है, इसमें पाचन नहीं होता है। उसके बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में। तो अमाशय में जो है, अमाशय की भीतरी सतह पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। इस जठर ग्रंथि में जो है जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है। अभी जठर रस में क्या क्या होगा? HCl होगा, म्यूसिन होगा, पिप्सिनोजेन होगा। अब इसका काम क्या होगा कि पाचन की क्रिया में यह मदद करेगा। उसके बाद यदि हम अमाशय से आगे बढ़ते हैं तो यकृत यानी लीवर हमारा नजर आता है। क्या? लीवर। अब इस लीवर में क्या होगा? पित्त का निर्माण होता है। इस लीवर में जो है पित्त का निर्माण होता है। अब पित्त में जो है, पित्त से पाचन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्त जो है पाचन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। कहने का मतलब हो गया जब हम अमाशय से आगे बढ़ते हैं तो यकृत नजर आता है। ठीक है, अब उस यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है और उस पित्त से जो है क्षारीय नामक द्रव्य पदार्थ निकलता है।
उस क्षारीय नामक द्रव्य पदार्थ से जो है पाचन के माध्यम को वह क्षारीय बना देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगन्याशय नजर आता है। क्या? अगन्याशय। अगन्याशय जो है एक पत्तीनुमा संरचना है। अगन्याशय जो है एक पत्तीनुमा संरचना है। इस अगन्याशय से जो है अगन्यासिक नामक रस निकलता है। यह एक पाचन ग्रंथि है जो हम लोग बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, अगन्याशय से अगन्यासिक नामक जो है रस निकलता है। अब इस अगन्यासिक नामक रस में जो है पाचन एंजाइम पाया जाता है। वह कौन कौन से पाचन एंजाइम होगा? तो ट्रिप्सिन होगा, एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा। क्या होगा? ट्रिप्सिन होगा, एमाइलेज होगा और लाइपेज होगा। इसका काम क्या होगा? तो यह भी पाचन की क्रिया में मदद करेगा। उसके बाद भोजन यहाँ एकदम टूट गया, पचा। उसके बाद जो है भोजन कहाँ आएगा? आगे। तो आगे कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत के जो है भीतरी सतह पर आंतीय ग्रंथि पाई जाती है। अब इस आंतीय ग्रंथि से क्या निकलेगा? आंतीय रस निकलेगा। उस आंतीय रस को क्या कहा जाता है? तो उस आंतीय रस को जो है सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। उस आंतीय रस को जो है सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया, जब भोजन छोटी आंत में आएगी तो छोटी आंत की भीतरी सतह पर आंतीय ग्रंथि पाई जाती है। इस आंतीय ग्रंथि में जो है आंतीय रस निकलेगा। इस आंतीय ग्रंथि से जो है आंतीय रस निकलेगा। इस आंतीय रस को जो है सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। उसके बाद जो है जब यहाँ भोजन का पाचन हो जाएगा एंजाइम्स के द्वारा, आंतीय रस के द्वारा भोजन का जो है पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा, उसके बाद जो पचे हुआ जो भोजन होगा उसका अवशोषण होना चाहिए। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है रंसाकूर आंतीय छोटी आंत में जो है छोटी आंत की भीतरी सतह पर जो है रंसाकूर पाया जाता है। उस रंसाकूर जिसे हम भिलाई भी कहते हैं, भिलाई के द्वारा जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आगे की तरफ कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जो है कोलोन पाया जाता है। जो बड़ी आंत की प्रकार है क्लोन पाया जाता है। इस क्लोन में जो है अपचे भोजन में अपचा जो भोजन रहेगा, कहने का मतलब हो गया पूर्ण रूप से भोजन का जो है पाचन छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत भोजन जो है पचना बाकी रह जाता है या अपचा भोजन होता है, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जो है बढ़ने आएगा तो उसमें कोलोन पाया जाता है। उस कोलोन में जो है अपचे भोजन जो रहेगा, उस अपचे भोजन से जो है जल का अवशोषण हो जाएगा। मतलब कि जो भोजन होगा वह जल विहीन हो जाएगा। मतलब जो अपचा भोजन रहेगा उसमें जल की मात्रा होगी, उस जल की मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है कोलोन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है बड़ी आंत से जो है भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा मलाशय में, जिसे रेक्टम भी कहा जाता है। अब इसमें जो है भोजन अपचे भोजन का स्टोरेज होगा। ठीक है, मलाशय में जो अपचे भोजन का स्टोरेज होगा, मलाशय में जो है अपचे भोजन का क्या होगा? स्टोरेज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है समय समय पर जो है मलद्वार के द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, समय समय पर जो है मलद्वार के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे अपनी लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार निकलेगा। इसमें टाइलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाएगा जो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? आंशिक पाचन करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीवर की। ठीक है, लीवर की हम लोग बात करते हैं तो यकृत की। यह मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। यकृत की कोशिकाओं में पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त कहाँ रहता है? पित्ताशय में। पित्त कैसा होता है? तो हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जो पाचन के माध्यम को क्षारीय बनाता है तथा पाचन की क्रिया में सहायता करता है। जैसा कि मैंने एक आपको जो है चार्ट के द्वारा भी बताया हूँ कि लीवर में जो है क्या पाया जाता है? लीवर की कोशिकाओं में पित्त पाया जाता है। उस पित्त में जो है पित्त जो है पित्ताशय जमा रहता है। पित्त कैसा? हरे रंग का होता है, क्षारीय द्रव्य होता है जो पाचन के माध्यम को कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। अब लीवर से जो है आपका 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ सकता है कि लीवर का वजन कितना होता है, यानी कि यकृत का वजन जो है कितना होता है। तो आपको बताना है यकृत का वजन 1.5 kg होता है। दूसरा क्वेश्चन हम बन सकता है यहाँ से
कि किसकी कोशिकाओं में पित्त का निर्माण होता है, किसकी कोशिकाओं में पित्त का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन आया भी हुआ है बोर्ड में आपके, ठीक है। तो यकृत की कोशिकाओं में जो है पित्त का निर्माण होता है। कहाँ होता है? यकृत की कोशिकाओं में पित्त का निर्माण होता है। तो हम लोग अपनी पाचन ग्रंथि के बारे में बात किए हैं। तो पहली पाचन ग्रंथि के बारे में बात की है तो हमारा कौन सी है? लार ग्रंथि। दूसरी जो है यकृत यानी लीवर है। अब हमारी जो है तीसरी पाचन ग्रंथि अग्न्याशय है। अब अग्न्याशय क्या होता है? यह एक प्रकार की पाचन ग्रंथि है। क्या है? पाचन ग्रंथि है जिसकी आकृति पत्ती के समान होती है। एक पत्ता होता है, पौधा के पत्ता होता है, उस तरह की होती है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पत्ती के समान होती है, जो अमाशय एवं छोटी आंत के बीच पाई जाती है। अग्न्याशय से जो है अग्न्याशिक रस निकलता है, जो पाचन की क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में यानी मानव में पाचन की क्रिया विधि, मतलब पाचन किस तरह से होता है। पाचन वैसी जैविक क्रिया होती है जिसमें भोजन के जो है ठोस, जटिल, अघुलनशील कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइम की सहायता से सरल, घुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। उसी को हम लोग पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। कहने का मतलब हो गया कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह ठोस रूप में रहता है, जटिल रहता है। उसको हम अपनी दांत से, जीभ की सहायता से उसे छोटे छोटे भागों में सरल बनाते हैं। अघुलनशील रहता है, उसको हम घुलनशील बनाते हैं। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में के रूप में रहता है, तो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के रूप में रह ही जाता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। तो पाचन की क्रिया विधि इसी तरह से होती है। अब कहा जा रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया विभिन्न पाचन अंगों में निम्न प्रकार से होती है। कहने का मतलब हो गया कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है मुख्य गुहा में किस तरह से होगा, ग्रास नली में किस तरह से होगा, अमाशय में किस तरह से होगा, छोटी आंत में किस तरह से होगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कहने का मतलब हो गया जब मुख्य गुहा में भोजन लेंगे तो क्या होगा, तो इसमें भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है, जैसा कि एक चार्ट के द्वारा मैंने आपको बताया हूँ। इसमें भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है तथा उसी समय लार ग्रंथि से लार का स्त्रावन होता है, जिसमें टाइलिन नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है, जो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है, ठीक है। अब कहने का मतलब हो गया लार ग्रंथि मुख्य गुहा में जब हम भोजन को लेंगे तो वह दांत के द्वारा चबाया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। उसके बाद जो है उसी समय जो है लार ग्रंथि से लार निकलेगा। उस लार ग्रंथि में टाइलिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाएगा, जो आपको याद रखना है। टाइलिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाएगा जो कार्बोहाइड्रेट, कहने का मतलब जो हम भोजन ग्रहण किए हैं उसका आंशिक पाचन करेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पाचन करेगा। उसके बाद जो है भोजन कहाँ आएगा? ग्रास नली में आएगा। तो ग्रास नली में आएगा तो इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, यह केवल जो है वो रास्ता प्रदान करता है अमाशय में जाने के लिए, ठीक है। अमाशय में अब भोजन को जो है पाचन किस तरह से होता है, तो अमाशय में जो है भोजन के पहुंचने के फलस्वरूप जठर ग्रंथि से, कहने का मतलब हो गया अमाशय के भीतरी सतह पर जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस का स्त्रावन होता है, जिसमें पाए जाने वाले एंजाइम निम्न प्रकार से पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हूं कि अमाशय में पाचन एंजाइम कौन कौन से हैं। अब देखिए, पेप्सिनोजेन जो होता है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पेप्सिनोजेन जो होता है निष्क्रिय होता है। जब भोजन की पाचन की क्रिया होती है तो उस समय जो है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन जो है सक्रिय रूप होता है। उसके बाद जो है भोजन में क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन के साथ साथ पेप्सिन मिलेगा। भोजन में जो है प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन के साथ क्या मिलेगा? पेप्सिन मिलेगा। जब पेप्सिन मिलेगा तो प्रोटीन और पेप्सिन मिलकर के जो है पेप्टोन बना देता है। क्या बना देता है? पेप्टोन बना देता है। उसके बाद जो है जब आगे बढ़ेगा तो भोजन में क्या होगा? फैट भी होगा। तो फैट प्लस लाइपेज होगा। तो फैट प्लस लाइपेज जो है कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड में और प्लस ग्लिसरॉल में, यानी वसा अम्ल में यह बदल जाएगा। इस प्रकार अमाशय में पाचन के फलस्वरूप भोजन कुछ पतला हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया काइम के द्वारा जो है भोजन का एकदम मंथन होगा, तोड़ा जाएगा।
जो आगे की ओर छोटी आंत में पहुंचाती है, जो आगे की ओर जो है छोटी आंत में फिर पहुंचाएगा। जब छोटी आंत में भोजन जाएगा तो क्या होगा, तो छोटी आंत में भोजन के पहुंचने के फलस्वरूप पित्ताशय से पित्त निकलेगा। कहने का मतलब हो गया, जब छोटी आंत में भोजन पहुंचेगा उससे पहले जो है यकृत में पित्त पाया जाएगा, उस पित्त से जो है क्या निकलेगा, पित्ताशय से जो है पित्त निकलेगा। अग्न्याशय है, अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस निकलेगा तथा आंतीय ग्रंथि से आंतीय रस निकलेगा, जो निम्न प्रकार से पाचन की क्रिया में सहायता करेगा। कहने का मतलब हो गया, जब ग्रहणी में हो गया वसा जो होगा पित्त की उपस्थिति में पाइसीकरण की प्रक्रिया होगी, तो जो वसा होगा वह सामान्य वसा में टूट जाएगा। क्या होगा, एक सामान्य वसा में टूट जाएगा। उसके बाद जो है स्टार्च होगा, भोजन में क्या होगा, स्टार्च होगा। स्टार्च जो है एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में टूट जाएगा। एमाइलेज की उपस्थिति में स्टार्च जो है एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में टूट जाएगा। उसके बाद जो है वसा होगा वह लाइपेज की उपस्थिति में वसा अम्ल। कहने का मतलब हो गया कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में यह कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, ग्लिसरॉल में यह कन्वर्ट हो जाएगा। जेजुनम छोटी आंत के जो है अगला पार्ट है जेजुनम एवं इलियम है। छोटी आंत की जो है अगली है पार्ट है, सबसे ऊपरी पार्ट कौन था, ग्रहणी था। उसके बाद जेजुनम एवं इलियम आता है। तो जब भोजन जेजुनम एवं इलियम में जाएगा तो पेप्टाइडेज होगा, वह पेप्टाइडेज और पेप्टोन मिलेगा तो एमिनो अम्ल बन जाएगा। क्या बनेगा, एमिनो अम्ल बन जाएगा। उसके बाद जो है जो वसा होगा उसका वसा का जो है इमल्सिफाइड जो होगा पाइसीकृत वसा जो होगा वह फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है भोजन में पाए जाने वाले सुक्रोज प्लस इन्वर्टेज मिलेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाएगा। उसके बाद जो है माल्टोज और माल्टोज मिलेगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लैक्टोज मिलेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में यह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा और न्यूक्लियेज मिलेगा तो यह न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाएगा। कहने का मतलब हो गया भोजन एक छोटे छोटे टुकड़ों में किस तरह से टूटता है वह एक रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है। तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के फलस्वरूप भोजन बहुत ही महीन एवं पतला हो जाता है जिसे कायम कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के फलस्वरूप भोजन बहुत ही महीन हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे जो है कायम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कायम। ठीक है। प्रोटीन, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रोटीन के सबसे छोटी इकाई को एमिनो अम्ल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को एमिनो अम्ल कहते हैं। उसके बाद यदि हम आगे देखें तो पचे हुए भोजन जो है उस छोटी आंत में पच गया भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है इलियम रंसाकुर के द्वारा हो जाता है। अभी हम लोग छोटी आंत में ही हैं। जो इलियम रंसाकुर जो है छोटी आंत के भीतरी सतह पर पाया जाता है तथा अपचा भोजन बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में पहुंचती है, जहां कोलोन के द्वारा जो है अपचा भोजन होगा। उस अपचा भोजन का अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है एवं अपचा जल विहीन भोजन मलाशय में मल के रूप में जमा हो जाता है जो समय समय पर मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। हमारी चैप्टर समाप्त हो गई है। पहली चैप्टर जो हमारी बायोलॉजी की थी जैव प्रक्रम वो हमारी समाप्त हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अगले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।